नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल जुनून के इस खास वीडियो में मैं मुकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा सफरनामा आ पहुंचा है राजस्थान के घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम में। घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम राजस्थान के दौसा और करौली जिले की सीमा पर स्थित है और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अलग अलग मान्यताएं लोग लेकर आते हैं। कई लोग यहाँ पर बंधन कटवाने की इच्छा लेकर आते हैं और कई लोग यहाँ पर सिर्फ यूं ही मेहंदीपुर बालाजी के धाम के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर की यात्रा पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, साथ ही इसके नज़दीक स्थित समाधि धाम पर, समाधि स्थल पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। और इसके अलावा 3 पहाड़ी मंदिर यहां पर है जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी प्राचीन स्थल है। यहाँ की भी मैं जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी हम यात्रा पर आपको लेकर जाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में आप कैसे पहुँच सकते हैं, आप घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम कैसे आ सकते हैं, ये भी जानकारी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम आते हैं तो आसपास कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, कौन कौन सी घूमने की और भी जगहें हैं, ये भी जानकारी हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, देर कैसी, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी धाम को नया बनाया गया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब जो यात्री पंक्तियाँ हैं उसको नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, मंदिर को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है। पहले यहाँ पर गंदगी का अंबार दिखाई देता था, भक्त उड़द की दाल का इस्तेमाल करते थे, उससे गंदगी फैलती थी। उन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है और जो आर्किटेक्चर है मंदिर का उसे भव्य रूप में तैयार कर लिया गया है। और अब जो भक्तगण हैं वो बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से बालाजी भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो आप भी जब भी यहाँ आएँ तो निश्चिंत होकर आएँ, किसी प्रकार की समस्या अब यहाँ पर शेष नहीं रह गई है। दोस्तों, मंदिर पूरी तरह से एक तरह से नया बन चुका है और इसके अंदर जो हनुमान जी की बाल रूप की इमेजेस हैं वो क्रिएट की गई हैं दीवारों पर। आर्टिफिशियल फ्लावर्स से उनकी इमेज बनाई गई है दीवारों पर। साथ ही सीटिंग के अरेंजमेंट्स किए गए हैं नए सिरे से और वॉशरूम बनाए गए हैं। और पहले कभी जहाँ उड़द की दाल आपको दिखाई देती थी, आज वहाँ एकदम क्लीन रास्ता दिखाई देता है। तो मंदिर पूरी तरह से मॉडर्न बन चुका है और भक्तों की भीड़ को संभालने लायक बन चुका है और इसे नए सिरे से तैयार किया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पंखे लगाए गए हैं, एसी की व्यवस्था की गई है और भक्त यही तो चाहते हैं। जब भी कोई भक्त कहीं आता है किसी मंदिर में तो उसे सिर्फ यही चीज़ें हैं जो उसे मिलनी चाहिए। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सीट्स लगाई गई हैं और इसी तरह कई और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर बालाजी क्यों कहते हैं ये भी जान लेते हैं। घाटा बेसिकली 2 पहाड़ी के बीच की जगह जो होती है उसको कहते हैं और मेहंदीपुर इस गांव का नाम है जहां पर ये मंदिर स्थित है। बालाजी, यहाँ पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है, इसीलिए इसको बालाजी कहते हैं। तो इसीलिए मिलकर बनता है घाटा मेहंदीपुर बालाजी। देखिए दोस्तों, ये वो सेवाएं हैं जो बालाजी मंदिर ट्रस्ट संचालित करता है। इसमें निःशुल्क कन्या शिक्षण संस्थान है, प्राइमरी विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय है, फिर स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय है, संस्कृत कन्या महाविद्यालय भी है, फिर बीसी टेक्निकल कॉलेज, पीजीडीसीए डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और डॉक्टर नरेशपुरी पब्लिक स्कूल के नाम से एक अंग्रेजी मीडियम का स्कूल भी चलता है और महंत किशोरपुरी निःशुल्क चिकित्सालय भी है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी की जो मूर्ति है उनकी छाती से एक जल की धारा निकलती है और इस जल की धारा का वितरण किया जाता है हर सुबह। यहाँ पर मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक ही एक काउंटर है, वहाँ पर जल का वितरण होता है। उस जल को, जो छाती से जो जल की धारा निकलती है, उसको सामान्य जल में मिलाकर भक्तों को वितरित किया जाता है और भक्त उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। साथियों, जब भी लोग मेहंदीपुर बालाजी धाम पर आते हैं तो समाधि स्थल पर भी जरूर जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में अब तक 3 महंत हुए हैं, तीसरे महंत अभी अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं, लेकिन इनसे पूर्व 2 और महंत यहाँ पर हुए हैं, गणेशपुरी जी महाराज और किशोरपुरी जी महाराज। दोस्तों, बीते कुछ सालों में यहाँ मेहंदीपुर बालाजी की परिसर के आसपास सबसे बड़े बदलावों में ये बदलाव शामिल है। जहाँ भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर समाधि स्थल है और ये समाधि स्थल कुछ साल पहले बहुत ही बुरी हालत में था। यहाँ पर कीचड़ फैली होती थी, गंदगी का अंबार होता था और जलेबी का भोग यहाँ पर लगा करता था। लोग दिए जलाते थे और उस वजह से गंदगी फैल जाया करती थी। लेकिन अब देखिए, पूरा परिसर चेंज हो चुका है। जो समाधि स्थल है उसको नया रूप दिया जा चुका है, पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये देखिए, कमल की आकृति बनाई गई है पत्थरों के ज़रिए और टाइल और पत्थरों से एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो दृश्य है वो बनाया गया है। बहुत ही सुंदर स्थल को तैयार किया गया है और भक्तगण यहाँ आकर बैठ सकते हैं, शांति का
एहसास ले सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है इस समय। पानी की भी व्यवस्था है, देखिए लोग यहाँ पर पानी पी सकते हैं इधर आकर। और सामने यज्ञशाला है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख जो महंत रहे हैं मंदिर के, उनकी समाधियाँ हैं। ये जो महंत परंपरा है इस वक्त तीसरे महंत हैं मेहंदीपुर बालाजी में। पहले महंत रहे हैं गणेशपुरी जी महाराज, जिनका देहावसान जो हुआ था वो 1970 में हुआ था और तभी ये समाधि बनाई गई थी। और इनके बाद हुए किशोरपुरी जी महाराज, जिनकी समाधि हमें पीछे देखने को मिलती है, और इनका देहावसान हुआ था 2021 में। और अभी जो तीसरे महंत हैं वो है नरेशपुरी जी महाराज, जो अभी यहाँ का जिम्मा संभाल रहे हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात दर्शन दिए थे महाराज को, और महाराज को ही बताए थे कि मूर्ति हमारी वहाँ दबी हुई है, भैरव हनुमान जी की और भैरव बाबा की। फिर इन्होंने उसको निकलवाया, खुदवाया, वहाँ मंदिर बनाया, फिर तपस्या किए। उसके बाद भगवान हनुमान जी महाराज इनको अपना स्वरूप प्रदान किए हैं। यहीं पे दिखाए सब स्वरूप। हाँ, ठीक है। और समाधि इनकी फिर 1970 में बनी है, 1970 में से। देखिए लिखा हुआ। और जो पीछे जो प्रतिमा है किशोरपुरी जी महाराज की, वो ये महाराज के बाद वो महाराज हुए थे, जो महंत वो हुए। अभी तीसरे महंत हैं यहाँ। अभी नरेशपुरी जी हैं तीसरे महंत। तीसरे महंत। जो भी भक्तगण मेहंदीपुर बालाजी धाम में आते हैं वो अर्जी और सवामणि शब्द ज़रूर सुनते होंगे, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जिनको इसका अर्थ नहीं पता है। तो आइए अब जानते हैं कि अर्जी क्या होती है और सवामणि का भोग किसे कहते हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी धाम में काफ़ी प्रचलन में है। इन दोनों जानकारियों को हम आपसे शेयर करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का दरबार है। यहाँ पे अर्जी का प्रसाद लगाया जाता है, यहाँ पे चोले का प्रसाद लगाया जाता है, यहाँ पे सवामणि भंडारा लगाए जाते हैं। वो कैसे लगाए जाते हैं, कैसे नहीं लगाए जाते, वो आपको मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अर्जी का प्रसाद है, ये सुबह मंदिर 7 बजे खुलता है, तो 7 बजे से 12 बजे तक ये अपना अर्जी का प्रसाद लगता है। इसमें अपनी मनोकामना मन्नतें मांगी जाती हैं। कोई भी अपनी हारी बीमारी होती है, ऊपर का भूत प्रेत जिंद ऊपरी संकट होता है, किया कराया होता है, उस सभी के लिए बाबा के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाई जाती है। और अर्जी लगाने का जो राइट टाइम मैंने आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ, वो 7 बजे से 12 बजे तक लगाई जाती है। 12 बजे के बाद में अपनी अर्जी नहीं लगती है। पहले आज से कोरोना से लगभग 3-4 साल पहले, कोरोना जब अपना स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या था, अपना उड़द की दाल है, चावल है, और उसका दरखास्त जाता था, 5 लड्डू जाते थे, उनको पीछे वो कैसे उतारते थे, वो वाला सिस्टम अब बंद कर दिया। गंदगी हो जाती थी, अब वो वाला सिस्टम बंद कर दिया। अब ये सिस्टम ये चालू किया है, अपना लड्डू का भोग है, पतासे का भोग भी है इसमें सर, 5 बतासे भी हैं और लड्डू भी हैं, और एक सर अपना ये चोला वाला प्रसाद है। ये अपने सर पे 7 बार उतारे करके बाबा की मूर्ति पे चढ़ाया जाता है बाबूजी। ये वापस नहीं मिलता है, ये बाबा के श्री चरणों में ही जमा हो जाता है। इसमें से सर तीनों दरबारों में भोग लगता है। अर्जी लगाते हैं हम जब बालाजी, भैरव जी, प्रेतराज, एक अपने लास्ट में दीवान सरकार आते हैं, तो दीवान सरकार पे बाबूजी अपना केवल मत्था टिकाया जाता है, वहां भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो एज ए हेल्पर के रूप में जाने जाते हैं। और तीनों दरबार का भोग लगा के तीनों दरबारों पर अपना मत्था टिका के अपनी मन्नत मनोकामना मनोती मांगी जाती है सर। मन्नत मनोती मांगने के बाद में 2 लड्डू इसमें से निकाल लिया जाता है खाने के लिए। बाकी का ये वाला प्रसाद अगर अर्जी के रूप में लगाया जा रहा है, तो ये वाला प्रसाद बाबूजी यहीं पे बांट के चले जाते हैं। 12 बजे से पहले 12 बजे से पहले सर, हाँ 12 बजे के बाद में केवल सादा प्रसाद लगता है, जो 5 बजे तक लगेगा। 5 बजे के बाद में भोग प्रसाद चढ़ना बंद हो जाता है बाबूजी। ये यहाँ का शेड्यूल है सर। और रहा सवामणि का प्रसाद, सवामणि का प्रसाद यहाँ कैसे लगाया जाता है। सवामणि का प्रसाद बाबूजी जब हम अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने के बाद में हमारी मनोकामना मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो 41 दिन की अर्जी लगती है। इट मीन्स 41 दिन मतलब 1.25 महीना। 1.25 महीने बाद में जब हमारी कोई मनोकामना मन्नत यदि पूरी हो जाती है, तो बाबा के श्री चरणों में हमने 51 किलो, सवा मणि का मतलब ही होता है 51 किलो सवा मण। तो सवा मण का हम लड्डू, पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, पूड़ी, चूरमा, दाल बाटी, जो भी हमको लगाना होता है अपनी श्रद्धा से, वो यहाँ लगाया जाता है बाबूजी। वो हम भी लगवाते हैं और मंदिर से भी लग जाता है बाबूजी। सबसे मेन चीज मंदिर है। बाकी का अगर प्राइवेट आपको लगवाना है, पैसे थोड़े आप पे कम है, तो हम भी आपकी सवामणि लगवा देते हैं। मंदिर में भी जो काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ लोग लगा सकते हैं। वहाँ लोग लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं बाबूजी। हाँ वहाँ मेन है, क्योंकि मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, मंदिर से सवामणि मिलती है। यहाँ एज ए प्राइवेट रूप में जो दुकान वाले हैं, वो अपनी प्राइवेट सवामणि कम पैसे में लगा देते हैं। ये उनके लिए बचत हो जाती है बाबूजी, दुकानदार के लिए भी। एक बार अपनी शॉप का नाम, अपना नंबर बता दी ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। मेरा नंबर 9057550540 है सर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9057550540। वीरेंद्र कुमार नाम है मेरा। मुकेश मिष्ठान भंडार मेरी दुकान है।
ये योगी मिष्ठान भंडार, ये मुकेश मिष्ठान भंडार है। और कभी भी आइएगा, होटल सूर्य इनके जस्ट सामने है। अंकल जी, श्याम अंकल जी की मेडिकल की दुकान है सर। इस मेडिकल की दुकान पे ही हमने अपनी दुकान शॉप जमा रखी है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के ठीक सामने एक भव्य मंदिर बनाया गया है और ये मंदिर प्रभु श्री राम का मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की भी प्रतिमाएं हैं, सीता माँ की भी प्रतिमाएं हैं। तो आइए अब चलते हैं इस मंदिर की यात्रा पर और आपको दिखाते हैं इस मंदिर का भव्य स्वरूप। देखिए दोस्तों, ये मंदिर प्रांगण है। मंदिर के ठीक सामने श्री राम मंदिर है और इसी लाइन में आगे आकर ये दर्शनार्थियों को फ्री लंगर की व्यवस्था दी जाती है यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से। और ये व्यवस्था हर रात, हर शाम कह लीजिए, 7 से 8 बजे तक जारी रहती है और इसके अंतर्गत पूड़ी और सब्जी का वितरण होता है भक्तों को निःशुल्क। दोस्तों, जो भी भक्तगण मेहंदीपुर बालाजी धाम आते हैं वो कठिन चढ़ाई कर 3 पहाड़ी मंदिर तक भी ज़रूर आते हैं। और मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ ये 3 पहाड़ी मंदिर का ही प्रांगण है एक तरह से। तो आइए जानते हैं इस 3 पहाड़ी मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है और भक्तों को यहाँ क्यों आना चाहिए, या जो भक्त यहाँ पर आते हैं फिर भी इसकी कम जानकारी रखते हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा। नाम नेत्राम योगी। ये 3 पहाड़ शक्ति स्थल मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पंचमुखी है अंदर जी, उधर काल भैरू है, काली माँ है। यहाँ पे सुख शांति के लिए बंधन करते हैं। ठीक है, जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है नाफे बाबा की। ठीक है, नीचे बालाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे नीचे अर्जी लगती है। यहाँ 3 दिन तक बंधन करते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत बाधा होती है उनके लिए बाधा संकट करते हैं। ठीक है, ये ना पे मनसा देवी है, उधर विष्णु भगवान है, ये नर्मदेश्वर महादेव है, 12 ज्योतिर्लिंग। 3 पहाड़ी क्यों कहते हैं इस स्थल को? 3 पहाड़ी है, ऊंचा नीचा चढ़ाव है। 3 पहाड़ी है। हाँ, इसलिए इसको 3 पहाड़ कहते हैं। ये यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तो लगा ही लो। 108 किलोमीटर। हाँ, 1.25 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे काली माँ का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। भैरू काली पंचमुखी हनुमान जी, हाँ ये मेन है ये। दोस्तों, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर आपको ठहरने के लिए धर्मशालाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ मैं एक बात बता दूं कि यहाँ अलग अलग रेंज में धर्मशालाएं मौजूद हैं और अब तो यहाँ 5 स्टार होटल्स भी खुल चुके हैं। तो आप ये समझिए कि आप 400 रुपये में यहाँ पर एक डिसेंट धर्मशाला अपने लिए ले सकते हैं। और जो कमरे की बुकिंग है वो 500-600 से शुरू होती है, लेकिन आप बार्गेन करके उसको 400 पर लेकर आ सकते हैं। और मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो इसीलिए अगर आप मंगलवार के दर्शन के लिए सोमवार को यहाँ पर आ जाते हैं या शनिवार के दर्शन के लिए शुक्रवार को यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको धर्मशाला में कमरे पाने में सहूलियत होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेहंदीपुर बालाजी धाम में मेरी यात्रा का सेकंड डे है और इस सेकंड डे मैं मेहंदीपुर बालाजी धाम के आसपास मौजूद हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। इसमें पहला नंबर है गीजगढ़ फोर्ट का, जो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। उसके बाद चांद बावड़ी है और 3rd नंबर पर है बांदीकुई का हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, पुराना शहर जिसे ब्रिटिशर्स ने बसाया था जब वो राजस्थान में पहली बार रेलवे लाइन लेकर आए थे। और बांदीकुई पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ब्रिटिशर्स ने उस समय बनाया था और उसके आसपास उन्होंने अपनी कॉलोनी भी डेवलप की थी जहां ऑफिसर्स रहा करते थे। तो हम इन 3 प्लेसेस को जानने समझने निकले हैं, देखने निकले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रास्ते में क्या कुछ नया हमें देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, इस सेकंड डे के सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बांदीकुई अपनी मार्बल इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी फेमस है। राजस्थान के कई हिस्सों की तरह यहाँ भी मार्बल और संगमरमर का कारोबार लंबे समय से होता रहा है। ये शहर जयपुर, आगरा और दिल्ली के रास्ते पर है और यहाँ महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है और इसी वजह से यहाँ पत्थर और मार्बल की ढुलाई करना हमेशा से आसान काम रहा है, जिससे यहाँ पत्थर और मार्बल का लोकल बाज़ार डेवलप होता रहा। बांदीकुई का मार्बल बाज़ार 2 तरह का है, पहला मार्बल स्लैब और बिल्डिंग स्टोन और दूसरा संगमरमर की मूर्तियाँ। इन मार्बल्स को राजस्थान के मकराना, राजसमंद और किशनगढ़ जैसे इलाकों से लाया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप बांदीकुई आएँ तो इन चीज़ों को भी अपने लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, सेकंड डे की यात्रा की शुरुआत मैंने सबसे पहले की है गीजगढ़ फोर्ट से। ये जो फोर्ट है ये दौसा ज़िले के सिकराय उपखंड है, उसके अंदर गीजगढ़ गांव में स्थित है और ये 900 साल पुराना फोर्ट बताते हैं इसको। अब हिस्ट्री तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन
बात करें टूरिस्ट की तो यहाँ अकेला मैं ही एक मुसाफिर हूँ जो इस ट्रैक पर चल रहा है। देखिए ये कच्चा रास्ता है और ज़मीन से मतलब गीचगढ़ बाज़ार से जब मैंने चलना शुरू किया तो 100 मीटर तक तो सीढ़ियाँ थी, उसके बाद इसी तरह कच्चा रास्ता शुरू हो गया और आई थिंक आधा किलोमीटर की दूरी होगी इसकी बाज़ार से। और मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है वानरों के अलावा, और पीछे ये शहर या गांव कह लीजिए, गीचगढ़ गांव है। राजस्थान अपने किलों के लिए फ़ेमस है, लेकिन एक किला ऐसा भी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों बहुत कोशिश के बाद मुझे ये प्रवेश द्वार दिखाई दिया है। किले का प्रांगण तो आज भी मौजूद है, परिसर में देख के लग रहा है कि कभी जब ये किला बना होगा तो किस रूप में रहा होगा। ये बैठक रहा होगा, ये मंदिर रहा होगा, और यहाँ पर सैनिकों की जो जगह होती है जहाँ से सैनिक निगरानी करते होंगे वो जगह रही होगी। और यहाँ पर भी देखिए कुछ हवेलियाँ हैं, यहाँ पर जो जागीरदार रहे होंगे वो रहा करते होंगे, उनके परिवार रहा करते होंगे। इस किले में कभी 4 तोपें रखी होती थी, लेकिन जैसा कि आप स्थिति देख पा रहे हैं उसमें से एक तोप चोरी हो गई थी कुछ साल पहले, और आज वो यहाँ के थाने में रखी हुई है, किले में न रखकर उसे वहाँ रखा गया ताकि वो एटलीस्ट सेफ़ तो रहे। और ऐसे ही बाकी जो तोपें हैं वो भी कुछ गायब हो गई यहाँ से। एक तोप कहते हैं यहाँ पर है, बट आई डोंट नो कि वो कहाँ पर है। और ये वो मंदिर है जिसका ज़िक्र हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये मंदिर है, अंदर सॉन्ग प्ले हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं और यहाँ की पूजा पाठ वो करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मंदिर वीरान नहीं है, किला भले ही वीरान हो चुका है। दोस्तों गीचगढ़ फोर्ट की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब हम बढ़ते हैं चांद बावड़ी की तरफ और देखते हैं कि वहाँ किस तरह की रंगत है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल जुनून का काफ़िला अब आ पहुँचा है आभानेरी गांव के अंदर। यहाँ पर चांद बावड़ी है जो दौसा ज़िले के सिकंदरा कस्बे में है, और सिकंदरा कस्बे को ही दौसा ज़िले का हृदय भी कहा जाता है। आगरा जयपुर हाईवे से उतरकर आप इस गांव में आते हैं, नज़दीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई है जहां से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। और यहां का जो स्वर्णिम इतिहास है वो आपको हर तरफ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे अगल बगल दाएं बाएं आगे पीछे आप उस स्वर्णिम इतिहास को देख सकते हैं जो आभानेरी गांव में हमें आज भी दिखाई देता है। दोस्तों ये है हर्षद माता का मंदिर। दोस्तों चांद बावड़ी में ही हर्षद माता का मंदिर आपको दिखाई देता है, और इस मंदिर को राजा चांद ने बनाया था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। राजा चांद ही मिहिर भोज थे और महान सम्राट थे जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक एक छत्र राज किया। कन्नौज इनकी राजधानी थी। दोस्तों भारत में एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है जब इस्लामिक रूलर्स यहाँ पे आए उसके पहले यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, आर्किटेक्चर्स नहीं थे, और शैलियाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं थी बनावट की। उनको ऐसे स्थल देखने चाहिए जो भारत के वैभवकालीन इतिहास की गवाही देते हैं, जो दिखाते हैं कि भारत किस तरह से जीवंत था। और ये गांव, जिस गांव में ये बावली स्थित है, चांद बावड़ी जिस गांव में स्थित है उसका नाम आभानेरी है। और कहते हैं कि इस गांव का जो इतिहास है वो 3000 साल पुराना है, और यहाँ पर पहले इसका नाम आभा नगरी हुआ करता था और उसी से आभानेरी बना। दोस्तों चांद बावड़ी का जो परिसर है मैं वहाँ आ चुका हूँ, और ये चांद बावड़ी जो है राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने कराया था, जिनको चांद चंद्र के नाम से भी जानते थे, और यही राजा थे मिहिर भोज, और 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसको कराया गया था। इस गांव का इतिहास भी बहुत प्राचीन है और लगभग 20 मीटर गहरी है ये बावली, और इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो चौकोर है, वर्गाकार है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर की ओर है। ये प्रवेश द्वार है इसका, ये, और ये उत्तर की ओर है। वाव, जस्ट वाव दोस्तों, हैरत अंगेज़, अमेजिंग, कोई शब्द नहीं है मेरे पास देखने के बाद। दोस्तों मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ चांद बावड़ी में, ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है, और इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई थी इसमें, और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि पानी कितना भी नीचे हो, पानी का स्तर, जो महिलाएं आएँ उन्हें भरने के लिए तो वो आसानी से पानी को भर सकें। तो सोचिए उस वक्त मिहिर भोज ने, राजा मिहिर भोज ने कितनी प्रोग्रेसिव सोच के साथ इसको डिज़ाइन कराया होगा। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, ये किसी ख्वाब की तरह मुझे लग रहा है, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और इस बावड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि
जो भी इसकी तलहटी तक जाता था वो उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आता था, क्योंकि ये एक भूल भुलैया की तरह बनाई गई थी। और देखिए बावड़ी के उस तरफ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बैठके हैं, मंदिरों की संरचना है। दोस्तों, हर्षद माता के मंदिर और चांद बावड़ी की अनोखी और दिलचस्प यात्रा के बाद अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, और ये पड़ाव है बांदी कुई का पुराना शहर जिसे अंग्रेज़ों ने बसाया था। हम उसे देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ बांदी कुई के पुराने इलाके में। बांदी कुई शहर में ही रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ यानी गेट नंबर 1 की तरफ अंग्रेज़ों की बसाई कॉलोनी आज भी मौजूद है। अंग्रेज़ी बाज़ार मौजूद है, अंग्रेज़ों के जो ऑफिसेज़ हैं उस काल में बनाए गए थे वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। और उस वक्त यानी 1850 के बाद 1874 में जब यहाँ रेलवे बनाई गई, और यहाँ ही नहीं 1874 वो काल है जब पूरे नॉर्दर्न इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन अंग्रेज़ों ने किया। और राजस्थान की पहली ट्रेन बांदी कुई से ही चली थी, और वो ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन तक के लिए, और वो साल था 1874 का। और तब यहाँ पर अंग्रेज़ों की लगभग 1000 फैमिलीज़ रहा करती थी। और आपको उस कालखंड की जो निशानियाँ हैं, जो बिल्डिंग हैं, वो आज भी दिखाई देती हैं। और मेरे ठीक सामने उसी वक्त का एक चर्च है जो उसी साल बनाया गया था या उसी दरमियान बनाया गया रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये है वो चर्च जो अंग्रेज़ परिवारों के लिए बनाया गया था। आज यहाँ पर वीरानगी छाई हुई है, कोई यहाँ नहीं रहता है। कुछ नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, दौसा ज़िले में पड़ता है, वही चीज़ें हैं। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च इसका नाम है, और अंदर सिर्फ कबूतरों का बसेरा है। और मुझे लगता है कि क्रिश्चियंस भी यहाँ नहीं होंगे, न के बराबर होंगे। तो ये जो चर्च है ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ बांदी कुई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ये जो रेलवे स्टेशन है ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये राजस्थान बेल्ट का पहला रेलवे स्टेशन था जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और इस रेलवे स्टेशन को अलवर और राजगढ़ से बेहतर माना गया था इसके अलाइनमेंट की वजह से, और इसीलिए यहाँ पर एक जंक्शन बनाया गया। और राजस्थान की पहली ट्रेन यहीं से चली थी आगरा फोर्ट स्टेशन तक के लिए। और अभी कुछ सालों से इसका जो जीर्णोद्धार कह लीजिए या रिनोवेशन का काम इस पर चल रहा है, और जो पुराना आर्किटेक्चर था, ओल्ड आर्किटेक्चर था, वो हटाकर नई इमारत तैयार की गई है, नई बिल्डिंग बनाई गई है। राजस्थान के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बावली, फोर्ट्स, वो इसकी दीवारों पर पेंट किए गए हैं। और अभी देखिए इधर एक रेलवे का इंजन भी जो प्रतीकात्मक मॉडल होता है वो भी रखा गया है। दोस्तों, वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आइए जानते हैं कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, गीजगढ़ का किला और चांद बावली व हर्षद माता के मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर बात करें हवाई यात्रा की, तो इन तीनों स्थलों के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से दूरी की बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लगभग 116 किलोमीटर, चांद बावली करीब 100 किलोमीटर और गीजगढ़ का किला लगभग 103 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या कैब लेकर सीधे इन स्थानों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें सामान्यतः 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं तो हम बता दें कि यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन दौसा और बांदी कुई है। ये दोनों स्टेशन दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर स्थित हैं और यहाँ कई ट्रेनें रुकती हैं। दूरी की बात करें तो बांदी कुई जंक्शन रेलवे स्टेशन से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लगभग 35 किलोमीटर और दौसा स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है। वहीं चांद बावली दौसा से लगभग 35 किलोमीटर और बांदी कुई जंक्शन से 6 किलोमीटर दूर है। और गीजगढ़ का किला बांदी कुई से करीब 20 किलोमीटर और दौसा रेलवे स्टेशन से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा के लिए ऑटो, टैक्सी या शेयर जीप आसानी से मिल जाती है। आमतौर पर इन स्थानों तक पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। वैसे हमारा सुझाव है कि आप इन स्थानों तक की यात्रा के लिए ट्रेन का ही चुनाव करें। अगर आप बस की यात्रा करना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए सीधी बसें उपलब्ध रहती हैं। आप दौसा बस स्टेशन आकर भी इन स्थानों की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी यात्रा यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे अगली बार किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ। मिलते हैं नई यात्रा पर जल्द। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।